नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं लालचंद्र सिंह। क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है, और क्या है इन खबरों के मायने। आज हम खास तौर पर ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन संकट और उत्तर प्रदेश में चल रहे छठे चरण के मतदान की बात करेंगे, और साथ ही सातवें चरण के लिए धुआंधार प्रचार के बारे में भी बात करेंगे। चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान से, जुड़ेंगे अपने सहयोगियों से भी, देखेंगे ग्राउंड सिचुएशन। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या हैं इस वक्त के हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ क्वाड लीडर्स की वर्चुअल बैठक में लेंगे हिस्सा। चारों नेताओं के बीच तमाम वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पर लगातार कर रहे हैं उच्च स्तरीय बैठकें, स्थिति को 24 घंटों कर रहे हैं निगरानी। सरकार यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बात। यूक्रेन में विशेष रूप से खार्किव शहर में स्थिति की समीक्षा की। संघर्षरत क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर की चर्चा। यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी। C-17 विमान आज पहुंचे हिंडन एयरबेस, तो वहीं दिल्ली और मुंबई में भी कई विशेष विमानों के जरिए स्वदेश लौट रहे हैं भारतीय। केंद्रीय मंत्री हवाई अड्डे पर भारतीयों का कर रहे हैं स्वागत। सरकार ने कहा कीव में अब कोई भी भारतीय नहीं छूटा। यूक्रेन में भारतीयों को बंधक बनाए जाने की खबर पर विदेश मंत्रालय का ट्वीट। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, यूक्रेन में किसी भी छात्र के बारे में बंधक स्थिति की कोई रिपोर्ट नहीं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास लगातार भारतीय नागरिकों के संपर्क में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी। 66 महिलाओं सहित 676 उम्मीदवार मैदान में। इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। यूपी में सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार जारी। प्रधानमंत्री की आज जौनपुर और चंदौली में जनसभा। अन्य दलों ने भी झोंकी ताकत। उधर मणिपुर में दूसरे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के लिए मेक इन इंडिया वेबिनार के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मेक इन इंडिया अभियान है 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता का। पीएम ने कहा, यह हमें दुनिया में अपना सामर्थ्य दिखाने का भी देता है अवसर। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ क्वाड लीडर्स की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में सभी नेताओं के बीच तमाम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। और आप विदेश मंत्रालय का ये ट्वीट अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कि ये जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री आज क्वाड की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और इस बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विशाल, इस वक्त जब ये बैठक क्वाड की बैठक हो रही है, हम जानते हैं यूक्रेन संकट के बीच में ये बैठक हो रही है, ऐसे में इस बैठक में क्या कुछ खास चर्चा होने की उम्मीद है? क्योंकि पहले भी क्वाड की जो बैठकें होती रही हैं उसमें खास तौर पर जो फोकस रहा है वो हिंद प्रशांत यानी एशिया पैसिफिक रीजन, वो फोकस रहा है। इस बार के आज के बैठक में क्या कुछ चर्चा खास हो सकती है? लालचंद, बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि अब तक जो बैठकें हुई है वो इकोनॉमी और खास तौर से जो एशिया पैसिफिक रीजन है उस पर फोकस किया गया है। लेकिन अभी जो बैठक होने वाली है ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है, बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है पूरी दुनिया के लिए। और जैसे कि हमें पता है कि जो यूक्रेन के
राष्ट्राध्यक्ष हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी भारत से अपील की है प्रधानमंत्री मोदी से कि वो मध्यस्थता करें और कैसे भी करके इस लड़ाई को, इस जंग को खत्म कराएं। आज की जो बैठक होने जा रही है जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ क्वाड के अंदर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव होगा भारत का और बड़ा इंटरेस्टिंग मूव होगा, जिसको रूस और यूक्रेन दोनों ही बड़ी क्लोजली मॉनिटर करेंगे। क्योंकि नेटो का अगर हम बात करें तो जो बाइडेन अमेरिका उसको लीड करता है और इनके इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं रशिया के साथ। और यहाँ तक देखा गया है कि रशिया और यूएस प्री कोल्ड वॉर का जो एरा था, कोल्ड वॉर का जो एरा था, वो वैसे हालात पैदा हो रहे हैं। और कल जिस तरह की खबर आई थी कि एक न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 3 का भी खतरा पैदा हो गया है, ऐसे में भारत की मौजूदगी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिप्लोमेटिकली जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें एक भारत की पोजीशन को और स्ट्रांग करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोजीशन को, और उसके साथ साथ क्वाड का जो नतीजा निकलेगा वो एक टर्निंग पॉइंट होगा इस मौजूदा क्रिटिकल सिचुएशन में। बिल्कुल। और विशाल, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह की बातचीत रही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ, खासतौर पर हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बातचीत में हिंसा के रास्ता को छोड़ करके बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाने को कहा है। तो प्रधानमंत्री के संबोधन का क्या ये भी आज हिस्सा हो सकता है क्वाड की बैठक में भी, या फिर जो क्वाड की बैठक के जो अपने मुद्दे हैं, क्वाड के गठन के जो मकसद हैं, जिन मुद्दों को लेकर के क्वाड का गठन हुआ था, मोटे तौर पर इस बैठक में, आज की बैठक में फोकस क्या उसी पर रहने की उम्मीद है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो बैठक है वो जो क्वाड का ओरिजिनल मोटिव जो था उससे हटकर होगा। क्योंकि अगर हम इकोनॉमी की भी बात करें तो पूरा वर्ल्ड इसके चपेट में आ गया है और वर्ल्ड इकोनॉमी इससे इफेक्ट हो रही है। पूरी दुनिया पहले ही कोरोना से जूझ रही थी। थ्री वेव्स हमने देख ली है। रिसर्चर्स, साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि एक और वेव आने वाली है, 4th वेव। ऐसे में ये संकट जो पैदा हो गया है उससे एनर्जी की क्राइसिस पैदा हो गई है और दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया ने अपनी तरफ से मूव चला है और उधर नेटो कंट्रीज जो है वो अपनी तरफ से साइबर अटैक्स और इकोनॉमी एंड ऑयल एंड गैस, इन सारे मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत का जो रवैया रहा है, भारत ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसको बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। क्योंकि अब तक उन्होंने रूस से बातचीत की और क्वाड के अंदर वो सीधे सीधे जो बाइडेन को भी ये सलाह दे सकते हैं कि जो लड़ाई हो रही है उसमें यूक्रेन जो है वो तो सेंटर पॉइंट बना हुआ है, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो नेटो फोर्सेस है और उसको लीड करता है यूएस। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का आज का रुख बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और मुझे लगता है कि इंडिया अपने रुख पे कायम रहने वाला है। जो उन्होंने सलाह रूस को दी थी, रूस और यूक्रेन को, वो प्रधानमंत्री जो है वो जो बाइडेन को भी देंगे कि इसको डिप्लोमेटिकली सुलझाया जाए। क्योंकि बातचीत दोनों देशों के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में अब तक सुलझ नहीं पाई है बातचीत का जो टेबल टॉक्स रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो ये कह सकते हैं कि भाई आप नेटो की तरफ से, खास तौर से जो बाइडेन भी इसको अपना डिप्लोमेटिक मूव करें और बातचीत के जरिए इसको सुलझाएं, नहीं तो पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। विशाल, एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि इसमें 4 देशों में से जो 2 देश हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये एक पक्ष को पकड़ चुके हैं, लेकिन भारत और जापान, इन दोनों का फोकस इसी पर रहा है कि बातचीत के जरिए और कूटनीतिक तरीके से इसको सुलझाया जाए। तो जब अगर इस पर चर्चा होती है तो भारत और जापान का सुर और उनके स्वर एक साथ मिलने की संभावना है? जी बिल्कुल। एक अलग एनवायरनमेंट में बातचीत हो रही है क्योंकि हालांकि जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के पाले में शिफ्ट हो गया था, लेकिन जापान उस बात को कभी भी नहीं भूल सकता जब हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने एटॉमिक बम बरसाए और उसका नतीजा आज भी वहां के जेनरेशंस को देखना पड़ रहा है। तो अगर रूस ये धमकी देता है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है तो खास तौर से जापान के लिए बहुत ही इमोशनल मुद्दा होगा ये, और वो इस मामले को बड़ी क्लोजली मॉनिटर करेगा। क्योंकि अब तक इकोनॉमिक मूव जो था वो अमेरिका के साथ रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन अब जो ये न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जापान भारत के मूव को सपोर्ट करेगा और वो भी ये चाहेगा कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो। क्योंकि अब वो कन्वेंशनल वॉरफेयर का जमाना नहीं रहा कि आपने आमने सामने की लड़ाई हो रही है, आप बम बरसा रहे हैं, क्योंकि अब सीधे साइबर अटैक्स और न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात हो रही है। और रूस दुनिया का
सबसे दूसरे नंबर का देश है जिसके पास एटमी जखीरा है, और ये दुनिया के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जापान भारत के साथ मिलकर बात करेगा, और ऑस्ट्रेलिया जो कि एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर है, और जापान मुझे लगता है कि उसको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जितनी भी लड़ाई अभी तक चल रही है, जो अमेरिका का जो रवैया है वो थोड़ा दूर रहकर ऐसा लग रहा है कि वो उनको हथियार दे रहे हैं, उनके लिए ऐसा लगता है कि ये वॉर जोन है हो गया है, तो हमारे लिए एक अच्छा मार्केट बन गया है। लेकिन अब कन्वेंशनल वॉरफेयर का जमाना तो रहा नहीं, वो अपने हथियार भी देते हैं, अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो पूरी दुनिया को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जापान एंड इंडिया विल गो हैंड इन हैंड, और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को भी कन्विंस करेंगे कि इसका डिप्लोमेटिक नतीजा निकलना चाहिए, क्योंकि दोनों जो बायलैटरल टॉक्स रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो अभी तक विफल रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लालगंज आजमगढ़ में, जहां पर की केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं 1 मार्च को 2017 में लालगंज में आया था। आज मैं 3 मार्च को आया हूं। 5 साल पहले मैंने कहा था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम यूपी को माफियाओं से मुक्त कर देंगे। मैं आज आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे बताओ भाई, ये अतीक अहमद कहां है? सुनाई नहीं पड़ता। अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? ये आजम खान कहां है? अगर गलती से भी साइकिल की सवारी करी तो ये जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? आप क्या चाहते हो, जेल में रहे या बाहर रहे? अगर चाहते हो जेल में रहे तो कमल के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा भाई, कमल के निशान। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को माफिया और बाहुबलियों से मुक्त करेंगे। 5 साल के बाद मैं आया हूं। 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं को चुन चुन कर समाप्त करने का काम किया। ये अखिलेश यादव, आप हमें सवाल पूछ रहे हो, आप बताओ आपके 5 साल में कितने दंगे हुए? 700 दंगे हुए थे अखिलेश के टाइम में। योगी जी के टाइम में एक भी दंगा हुआ है? हुआ है क्या? अरे आजमगढ़ में खुली जीप में AK-47 लेकर घूमते थे या नहीं घूमते थे? आजमगढ़ से जाकर अहमदाबाद में बम धमाके करते थे या नहीं करते थे? आज हिम्मत है किसी की? है हिम्मत किसी की? अरे मेरी लालगंज की छोटी बेटी भी किसी के सामने खड़ा होकर कहती है, हम आपसे नहीं डरते, आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। यहाँ भारतीय जनता पार्टी, ये परिवर्तन जो आया है, ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने लाया। एक जमाने में ये उत्तर प्रदेश में कट्टे बनते थे, छर्रे की गोलियां बनती, कट्टे और छर्रे की गोलियां बनाने वाला उत्तर प्रदेश आज मिसाइल और गोले बनाता है, जिससे पाकिस्तान भी डरता है। भाइयों, पाकिस्तान ये परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार।
5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अखिलेश बाबू, आप पूछ रहे थे क्या परिवर्तन आया है। परिवर्तन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आपने काला चश्मा चढ़ाया है। जो काला चश्मा पहनता है उसको काला ही दिखाई पड़ता है भाई, काला ही दिखाई पड़ता है। मगर लालगंज वालों, मैं आपको हिसाब देने आया हूं। अखिलेश के 5 साल के बाद योगी जी के 5 साल आए। डकैती में 72% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की? अरे जोर से बोलो भाई, कितने प्रतिशत की? लूट में 72% की कमी आई, हत्या में 31% की, अपहरण में 29% की और बलात्कार में 50% की कमी लाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज स्थापित। ये सीधा प्रसारण आप उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लालगंज से देख रहे थे, जहां पर इस वक्त केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे हैं। और खास तौर पर उन्होंने अपने संबोधन में जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हालात बदले हैं, हालात बेहतर हुए हैं, जिस तरह माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, उन सब चीज़ों की उन्होंने खास तौर पर अपने संबोधन में चर्चा की। और अब इस वक्त में बढ़ते हैं ऑपरेशन गंगा की तरफ। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लेकर वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर और विशेष विमानों के आने का सिलसिला जारी है। आज तड़के 4 C-17 विमान यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को लेकर हिंडन एयरबेस पहुंचे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेश पहुंचने वाले छात्रों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। चौथा C-17 ग्लोबमास्टर हिंडन एयरबेस पहुंचा, जिसमें बुखारेस्ट से 180 छात्र स्वदेश लौटे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार एक एक छात्र का ख्याल रख रही है। और इससे पहले यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लेकर तीसरा C-17 विमान 208 भारतीयों को लेकर हिंडन एयरबेस उतरा। सुरक्षित स्वदेश पहुंचे छात्रों का रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वागत किया। तो वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत आज दूसरा C-17 जहाज 220 भारतीय नागरिकों को लेकर सुबह ही हिंडन एयरबेस पहुंचा। स्वदेश लौटने वालों में ज्यादातर छात्र थे और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एयरबेस पर इन सभी का स्वागत किया। और बीती रात रोमानिया के बुखारेस्ट से भी वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर हिंडन एयरबेस पहुंचा था। उसमें 200 भारतीय नागरिक स्वदेश लौटे थे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेश लौटने वाले भारतीय नागरिकों से बातचीत की। इस समय तक हमारे पास रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया, यानी रोमानिया से दो हमारी फ्लाइट आई हैं, हंगरी और पोलैंड से 2 आई हैं, सिविल एविएशन में अलग आई हैं। तो इस तरह से 200 पहले हमारे रोमानिया से आए, 210 मैंने ये नोट भी किया हुआ है अभी हमारे हंगरी से आए बुडापेस्ट से, और 208 हमारे स्टूडेंट अभी हमारा फिर पोलैंड से आए, और फिर 180 स्टूडेंट हमारे जो आए हैं ये बुडापेस्ट से आए हैं, यानी रोमानिया से आए हैं। इस तरह से पल पल की चिंता कर रहे हैं और सबकी सुरक्षा, सबके स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था करना ये सरकार का नैतिक दायित्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्टैंडिंग ऑर्डर दिए हैं, किसी बच्चे को, किसी अभिभावक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिसकी जो तकलीफ है उनको दूर कर रहे हैं। तो एक एक भारतीय छात्रों और भारतीय नागरिकों का ख्याल सरकार रख रही है। रक्षा राज्य मंत्री ने यह बात कही है। और यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों ने वतन वापसी पर खुशी जताई और केंद्र सरकार का आभार जताया। थैंक यू रेस्क्यू करने के लिए एंड सब कुछ उधर प्रोवाइड जो भी किया गया था वो सब अच्छा था, शेल्टर भी अच्छा था। बॉर्डर के बाद आके काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई थी, खाना, रहना, पीना, एवरीथिंग, एंड खाना भी सही था। लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर हम लोग को लिया जाता था बस से, एंड वी वर कमिंग बैक फ्रॉम द बस।
और वापस ड्रॉप किया जाता था। सिम कार्ड्स फॉर द नेट प्रोवाइड किए गए थे, वाईफाई एंड एवरीथिंग वाज गुड। गवर्नमेंट ने मदद करी है, एम्बेसी का शुक्रगुजार हूँ, और इंडियन एयरफोर्स का जिन्होंने एयरलिफ्ट कराया, हमें इवैक्यूएट कराया है और अभी यहाँ पे आ सके उसके लिए। और वहाँ पे काफ़ी माहौल तो बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन हम लोग कोप अप किए हैं, होप रखे, तो आज इवैक्यूएट हो गए, एयरलिफ्ट हो गए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, तो अच्छा लग रहा है। और ऑपरेशन गंगा के तहत C-17 ग्लोब मास्टर के साथ साथ विशेष विमानों के जरिए भी यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। बुडापेस्ट से विशेष विमान में 220 छात्र स्वदेश लौटे। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार और मुख्तार अब्बास नकवी ने स्वदेश लौटे छात्रों का एयरपोर्ट पहुंचकर स्वागत किया। और नई दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचे विशेष विमान में 220 भारतीय छात्र स्वदेश लौटे। केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा नई दिल्ली पहुंचने पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। कई कठिनाइयां भी आपने उठाए होंगे, लेकिन भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, 4 वरिष्ठ मंत्रियों को सारे यूक्रेन के अंदर अपने भारत के नागरिकों को सुरक्षित लेके नहीं आने के सारे प्रयास करके आप सभी लोग ने माँ भारती का धरती पर आपने आए हैं। तो आप सभी को फिर से एक बार भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत आपको स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद। आपके जितने भी वहाँ पर मित्र लोग हैं अन्य अन्य प्रदेशों में, आप थोड़े से उनसे सब बातचीत करके थोड़े से, जैसे आपने एवैक्यूट होकर आ गया वैसे उसको भी थोड़ा सा मार्गदर्शन करते रहिए आपने, तो उनको भी थोड़ा सा और धैर्य रहेगा। आपका यहाँ के अच्छे अनुभव उनके साथ में शेयर करते रहने से उनको धैर्य रहेगा, और वो भी अपना जो रास्ता से आपने निकल के आए तो वो रास्ते से वो भी आने के प्रयास करेंगे, तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके अलावा इंडिगो का विशेष विमान रोमानिया के बुखारेस्ट से करीब 200 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। इस फ्लाइट में स्वदेश पहुंचे छात्रों का केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वागत किया। It is, in my opinion, again a sign of Prime Minister Narendra Modi ji's commitment to make sure every Indian who is in harm's way is brought back home to India and reunited with their families. तो मैं मानता हूँ ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, ऑपरेशन गंगा का, और ये इसका नतीजा अच्छा है, और मैं मानता हूँ कि हमारा प्रयास जारी रहेगा कि हर बच्चा वापस आए। और इससे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट बुखारेस्ट से आज सुबह 183 भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंची। वहां पर केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने स्वदेश लौटे छात्रों का स्वागत किया और उनसे बात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल द्वारा छात्रों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। इंडियन रेलवे ने यहाँ पर एक हेल्प डेस्क लगाया है और उनके लिए एक सुविधा की है कि जिनको रिजर्वेशन चाहिए उनको यहाँ पर एयरपोर्ट पे ही रिजर्वेशन दिया जाता है, ताकि वो सही सलामत अपने गांव तक, अपने स्टेट तक पहुँचा सके। ये व्यवस्था भारतीय रेलवे ने की है। और इसके अलावा पोलैंड से भारतीयों को लेकर एक अन्य विमान भी बीती रात नई दिल्ली पहुंचा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने स्वदेश पहुंचने पर भारतीयों का स्वागत किया। अभी तक 3000 से अधिक जो यात्री है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और मैंने जैसा कहा कि अंतिम व्यक्ति जब तक सुरक्षित नहीं आ जाता वहाँ से, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और हिंदुस्तान उन भाइयों को सबको लाने का प्रयास है भारत सरकार का, और मोदी जी इसको खुद मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं। और वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत एक अन्य विशेष विमान के जरिए बुडापेस्ट से नई दिल्ली पहुंचे छात्रों का केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने एयरपोर्ट पहुंचकर स्वागत किया। आमतौर पर कहा जाता है कि जनरल तो जनरल ही होते हैं, और ये बात जनरल वीके सिंह पर पूरी तरह से लागू होती है। जनरल वीके सिंह इवैक्यूएशन को लेकर के जाने जाते हैं,
और इससे पहले भी मध्य पूर्व से वो इवैक्यूएशन कर चुके हैं। इस बार भी जिन 4 मंत्रियों को खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा है उनमें जनरल वीके सिंह भी शामिल हैं। और जनरल वीके सिंह ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर किस तरह से काम कर रहे हैं, बस इसकी तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब जनरल वीके सिंह ग्राउंड जीरो पर जाकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि जनरल तो जनरल ही होते हैं। फौज का जो अनुशासन है और फौज की जो कार्य पद्धति है, आराम के साथ जो नीचे बैठे हैं, अगर जो थक जाते हैं उनको लगता है कि उनको मजा नहीं आ रहा नीचे बैठने में, लेकिन एक्सचेंज द सीट टू द फ्रंट ऑफ देयर, सो यू विल कम टू नो विद योर फ्रंट ऑफ। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट जर्नी। तो ग्राउंड जीरो पर जनरल वीके सिंह, और जनरल तो जनरल ही होते हैं। और आज हमारे साथ खास तौर पर चर्चा करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जुड़ चुके हैं, जो डिफेंस रक्षा विशेषज्ञ हैं और फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। जी, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ऑपरेशन गंगा में जिस तरह से की तैनाती की गई है, जिस तरह से अभी हम जनरल वीके सिंह की भी चर्चा कर रहे थे, वो खुद सेना के चीफ रह चुके हैं, और जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर वो जाकर काम कर रहे हैं, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूँगा कि ऐसी जो स्थिति होती है वो कितनी चुनौतीपूर्ण होती है, और इस तरह का जो ऑपरेशन गंगा इस वक्त चलाया जा रहा है, ये अपने आप में कितना चुनौतीपूर्ण और कितना बड़ा ऑपरेशन है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा चुनौती का विषय है, क्योंकि वॉर जोन के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त फंसे हुए हैं, उनको जहां पर भी वो रह रहे हैं वहां से उनको बाहर निकालना, जबकि उनके ऊपर बमबारी भी हो रही है, उनके चारों तरफ मौत का साया है, ऐसी हालत के अंदर किसी एक सेफ जगह पर लाना, फिर उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया करवाना उस जगह से अपने वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर आने के, जो कि तकरीबन कीव और खार्किव इन इलाकों से हजारों किलोमीटर दूर है, 1400 1300 किलोमीटर दूर है। ये जो 4 देश हैं इनके नेबर के अंदर, नेबरिंग एरिया के अंदर, जहां से हमने एवैक्यूएशन का प्लान बनाया हुआ है। अभी इसके अंदर हमको प्रशंसा करनी पड़ेगी अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो पर्सनली इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, और पिछले तकरीबन 72 घंटे में 4 से ज्यादा उन्होंने मीटिंग करी है, और दिन के अंदर 2-2 3-3 बार ये इसका जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने 4 केंद्रीय मंत्री भेजे हैं 4 नेबरिंग कंट्रीज के अंदर, ताकि पूरा जो भी वहां का इंतजाम है और हाईएस्ट लेवल के ऊपर उन देशों के साथ जो भी कोऑर्डिनेशन करना है, जो भी सुविधाएं प्रदान करनी है, उन सुविधाओं का इंतजाम करना पर्सनली एज ए मिनिस्टर, और इस बात का यकीन करना कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं जब वो उन देशों में पहुंचे, उनको वहां पे रहने की व्यवस्था हो, उनको खाने पीने की व्यवस्था हो, और जिस प्रकार से ये फ्लाइट्स आ रही हैं उन फ्लाइट्स के अंदर उनको मुकर्रर किया जाए कौन व्यक्ति किस फ्लाइट में जाएगा, और इस प्रकार से पूरा इवैक्यूएशन का प्लान किया जाए। और जहां तक जनरल वीके सिंह साहब की आपने में बात करी, मैंने उनके नीचे सर्व किया है जब वो आर्मी चीफ थे, बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल हैं, उनकी सूझबूझ और प्लानिंग बहुत अच्छी है, और पहले भी मिडिल ईस्ट से उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया था, और वही जो मॉडल है, वही मॉडल जिस प्रकार से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, वही मॉडल इस बार भी कार्यान्वित किया जा रहा है। और मेरे को पूरा यकीन है जितने भी हमारी भारतीय नागरिक इस युद्ध क्षेत्र के अंदर फंसे हुए हैं, वो सही सलामत सेफ एंड साउंड अपने देश को वापस आएंगे। इसमें भारत सरकार
जिस प्रकार से एक इनिशिएटिव लेके और प्राइम मिनिस्टर जी पर्सनल इंटेलिजेंस उनकी है उसे बहुत ही प्रशंसनीय है। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल यादव, जिस तरह से कि आपने जिक्र किया कि जनरल वीके सिंह को तजुर्बा भी है, इसके पहले भी वो मध्य पूर्व से इस तरह से एक बड़े निकासी अभियान को अंजाम दे चुके हैं और वो ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास निर्देश पर जो वायुसेना है हमारी, वो अब ऑपरेशन गंगा में शामिल हो चुकी है। उनके 4 फ्लाइट्स भारतीयों को लेकर आ भी चुके हैं। ऐसे में अब इस ऑपरेशन को वायुसेना के शामिल होने के बाद कितनी तेजी मिलने की उम्मीद है? आप किस तरह से देख रहे हैं कि वायुसेना के शामिल होने के बाद क्या जो ऑपरेशन जिसको पूरे होने में कुछ ज्यादा वक्त लग सकता था, अब ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा? बेशक इसमें पूरे ऑपरेशन के अंदर काफी तेजी आएगी और आपको जैसा आपको मालूम है कि सेना की जो कार्यशैली है बहुत ही एक एसओपी के हिसाब से चलती है और क्योंकि ये सेना के हवाई जहाज हैं वो उन इलाकों में भी जा सकते हैं जहां पे थोड़ी बहुत रिस्क है जी। और ये जो जहाज हैं ये भार वाहक जहाज हैं, ग्लोब मास्टर जो है, और इन जहाजों में जो भी ह्यूमैनिटेरियन मदद हिंदुस्तान यूक्रेन के नागरिकों के लिए भेज रहा है, तो जब वे इंडिया से चलते हैं तो उसके अंदर ये रसद और उनकी जो एड है, मेडिकल के इक्विपमेंट है और बाकी चीजें हैं उसमें वहां पहुंचाई जाती है और उसके बाद रिटर्निंग फ्लाइट्स के अंदर जो हमारे नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनको ये लेके आती है। बिल्कुल, और इससे तेजी मिलने की उम्मीद है। और इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल यादव, जिस तरह से कि युद्ध क्षेत्र है यूक्रेन के पास, यूक्रेन के अंदर, और वहाँ से जब अपने लोगों को इस तरह से निकालना हो तो ऐसे में क्या खास निर्देश आप देना चाहेंगे वहाँ पर जो भी लोग युद्ध क्षेत्र में हैं, वो किस तरह से जब तक वो भारतीय दूतावास तक ना पहुँच जाए या भारतीय दूतावास उन तक ना पहुँच जाए तब तक वो अपना देखभाल किस तरह से करें? कोई खास निर्देश, कोई खास सलाह? हाँ, देखिए इसके अंदर हमको एक एज ए टीम काम करना होगा। जहां पर भी ये स्टूडेंट्स या हमारे नागरिक रह रहे हैं एक ग्रुप में रहें और एक फौज का एक तरीका है बड़ी पेयर, यानी कि कभी भी अकेले नहीं जाना है, 2-2 आदमियों का पेयर बना दिया जाता है। जहां पर भी जाएंगे, चाहे वो अपने राशन लेने जाएं या एटीएम के अंदर जाएं या फिर पानी वगैरह लेने जाएं और कोई भी कार्रवाई है वो कार्रवाई अपनी जोड़ी के साथ करें, ताकि अगर एक व्यक्ति अगर कहीं उसको गुमशुदा हो जाए तो उसको उसके साथ दूसरा व्यक्ति जो उसकी सूचना पहुंचा सकता है। इसके साथ ही बड़ा ही अनसर्टेन समय रहता है जिसके अंदर आम जो आपकी सिविक एमिनिटीज है, आपका खाना पीना है, आपका पानी है, और ये सारी चीजें नहीं हो सकती है। तो इसलिए जहां तक कोशिश करनी चाहिए कि अपने पास राशन का रिजर्व रखा जाए, पानी का रिजर्व रखा जाए, क्योंकि ये 2 चीजें हैं सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर हफ्ते 10 दिन 12 दिन अगर उनको रहना पड़े तो वो वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे। इसके अलावा एक डिसिप्लिन होना चाहिए उस ग्रुप के अंदर, उसमें एक लीडर नियुक्त हो जाना चाहिए जो भी कार्रवाई है, जो भी कांटेक्ट है इंडियन एम्बेसी के साथ या कोई भी संदेश है या कोई भी कोऑर्डिनेशन की चीज है, किसी बस को हायर करना है या रेलवे स्टेशन पे जाना है, रेलवे स्टेशन के ऊपर वहां के जो कर्मचारी हैं उनसे बात करके अपने ग्रुप को आगे ले जाने की व्यवस्था करनी है। इसके लिए एक लीडर नियुक्त उनको करना पड़ेगा। साथ के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है इन हालात के अंदर जी। इसलिए जरूरी है जो मोबाइल फोन है उनको जहां तक हो सके अपना उनको रिचार्ज करना चाहिए। और ये सारी चीजें इसलिए है क्योंकि अगर मोबाइल का कम्युनिकेशन है तो आप बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। हालांकि युद्ध का जो क्षेत्र है उसमें मोबाइल टावर्स कुछ टूटी है, कुछ नहीं टूटी है, तो उसके अंदर संदेश में दिक्कत हो सकती है। साथ के साथ जो भी अंडरग्राउंड एरियाज हैं, आपके बंकर्स हैं या अंडरग्राउंड शेल्टर्स हैं या जो मल्टी स्टोरीज हैं उनके अंदर कार पार्क जो है उनके अंदर उनको रहना चाहिए, ताकि अगर कोई भी शेलिंग हो रही है उस शेलिंग से बचाव किया जा सके। कार पार्क जो है वो सबसे अच्छा मैं मानता हूं, क्योंकि वहां पे एक तो एरिया ज्यादा है, इसके अलावा जो एग्जिट्स उसके होते हैं बाहर निकलने के रास्ते वो कई होते हैं और काफी चौड़े होते हैं। कभी कभी क्या होता है
एयर रेड शेल्टर्स जो होते हैं उसमें एक छोटा सा एक रास्ता होता है, और अगर किसी प्रकार से कोई इमरजेंसी हो गई और लोगों को बाहर निकालना पड़े तो उसमें दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ कार पार्किंग वगैरह के अंदर आपकी बिजली का इंतजाम रहता है, गाड़ियां हैं उनके अंदर बैटरीज हैं, करेक्ट, उसके अंदर मोबाइल चार्ज किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से राशन, पानी, अपना कम्युनिकेशन का तरीका, एज ए ग्रुप हमको रहना है, एज ए बड़ी पेयर हमको रहना है, और इंडियन एम्बेसी से हमको कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट करने के लिए एक लीडर है उसी को करना चाहिए। ये नहीं कि सभी अपने मोबाइल लेके सब आपस में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक टीम वर्क है जो कि हमारी जो नागरिक वहां पर हैं, जो फंसे हुए हैं अभी भी हैं, वो उनको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, ये सलाह उनके ज़रूर बहुत बहुत काम आएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि उनको ये सलाह उनके बहुत काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी जुड़े थे, और हम ख़ास तौर पर ऑपरेशन गंगा किस तरह से चल रहा है और ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, ऑपरेशन गंगा में तेज़ी को लेकर के क्या उम्मीदें हैं, इन सब मुद्दों पर बात कर रहे थे। और जैसा कि हम इससे पहले आपको दिखा रहे थे कि जो विमान हैं उनके आने का सिलसिला, भारत आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो इसी क्रम में इंडिगो का विशेष विमान रोमानिया के बुखारेस्ट से करीब 200 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। इस फ्लाइट में स्वदेश पहुंचे छात्रों का केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वागत किया। अभी तक 3000 से अधिक जो यात्री है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और मैंने जैसा कहा कि अंतिम व्यक्ति जब तक सुरक्षित नहीं आ जाता वहां से तब। और इससे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट बुखारेस्ट से आज सुबह 183 भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंची। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने स्वदेश लौटे छात्रों का वहां पर स्वागत किया और उनसे बात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल द्वारा छात्रों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जो छात्रों का स्वागत किया था, अब हम उनकी बात आपको सुनवाते हैं। It is, in my opinion, again a sign of Prime Minister Narendra Modi ji's commitment to make sure every Indian who is in harm's way is brought back home to India and reunited with their families. तो मैं मानता हूँ ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, ऑपरेशन गंगा का, और ये इसका नतीजा अच्छा है। और मैं मानता हूँ कि हमारा प्रयास जारी रहेगा कि हर बच्चा वापस आए। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से ऑपरेशन गंगा के विषय में खास बातचीत की है हमारे विशेष संवाददाता गिरीश निशाना ने। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने बताया कि यूक्रेन में फंसा हुआ एक एक भारतीय नागरिक सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्री वीरेंद्र कुमार जी ने 220 विद्यार्थियों का स्वागत किया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। सर, क्या कहना चाहेंगे? सारे बच्चे सुरक्षित यहाँ पर आए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि यूक्रेन में हमारे देश के जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, एक एक बच्चे को यहाँ पर सुरक्षित लाना, वहाँ पर हमारे जो नागरिक हैं उनको भी सुरक्षित लाना, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता निर्धारित की है। और बच्चे यहाँ पर आने के बाद जब उनसे हम लोग मिलने के लिए गए तो उनके चेहरों पर जिस तरह से बच्चा जब घर में लौट के आता है, कहीं संकट में रहता है, वो घर आने के बाद बहुत सुकून और सुरक्षित अपने आप को अनुभव करता है। निश्चिंतता का भाव, ये निश्चिंतता का भाव उन सारे बच्चों में देखने के लिए मिल रहा है। और सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे जितने भी वहाँ पर छात्र हैं, जब ये स्थिति आने में तो पहले दिन से ही एडवाइजरी जारी करके कि यूक्रेन से सारे लोग निकल आए। आज चुनौती भरे समय में भी जिस तत्परता के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, हमारे देश के सरकार के 4 मंत्रियों को भी अलग अलग देशों में भेजा गया है, सीमावर्ती जो देश हैं, ताकि बच्चे जो और नागरिक वहाँ पर पहुँच सकें, उनको वहाँ पर उनके ठहरने की, भोजन की और फिर यहाँ पहुँचाने के लिए सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं। अभी तक लगभग 18 फ्लाइटें आ चुकी हैं और लगभग 4000 विद्यार्थी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जब सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी तब से लेकर अभी तक लगभग 17,000 लोग आ गए हैं। उसमें 13,000 अपने प्रयासों से और 4,000 सरकार के प्रयासों से, और आने वाले समय में लगभग 15 फ्लाइटें और आने वाली हैं, जिनसे विद्यार्थियों को लगातार लाए जाने का क्रम जारी है।
और न केवल लाए जाने का बल्कि वहाँ पर जो है ना उनको वो एडवाइजरी दी गई कि आप जो भी संसाधन मिले आप उससे पड़ोस के राष्ट्र में पहुँच जाइए, और एक एक बच्चे को वहाँ से यहाँ लाना, नागरिक को लाना, हमारे नागरिक को लाना, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय नागरिक हैं, यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित तरीके से स्वदेश लेके आने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत दिखाई दे रही है और अब तक करीब 18 फ्लाइट भारत आ भी चुकी हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये खास बातचीत की थी गिरीश ने। और यूक्रेन से भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने छात्रों का उत्साह के साथ स्वागत किया। और केंद्रीय राज्य मंत्री से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने खास बातचीत की और कहा कि सरकार यूक्रेन से भारतीयों की स्वदेश वापसी को लेकर लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा जी ने आज विद्यार्थियों का स्वागत किया। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, यूक्रेन से हमारा छात्र लोग बड़ी मुश्किल से उनको लग रहा था, लेकिन भारत सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी का सरकार 4 वरिष्ठ मंत्रियों को वहाँ पर जिम्मेदारी दे करके आज उनको मैं स्वागत करते हुए छात्रों का आंखों में मैं देख रहा था कि एकदम भयानक वातावरण से मातृभूमि पर जब आते हैं तो आनंद होती है, वो आनंद मैं छात्रों का आंखों में देख रहा था। कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बार बार जितने विद्यार्थी हैं वो भी धन्यवाद कर रहे हैं सरकार। नहीं, बिल्कुल सभी विद्यार्थी का मन में भारत सरकार के प्रति जो उस संकट परिस्थिति से यहाँ पर जो मातृभूमि की लेके आया है, तो वो भाव बहुत ही आनंददायक था, इसमें कोई दो राय नहीं था। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है लगातार प्रयासरत है और अपने विद्यार्थियों को, अपने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से लगातार लाने के लिए वो संकल्पबद्ध दिखाई भी दे रही है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यूक्रेन से सुरक्षित स्वदेश लौटने पर छात्रों ने खुशी जाहिर की। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने छात्रों से भी बात की और छात्रों ने सरकार के प्रयासों के लिए सरकार का धन्यवाद दिया। जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ और काफ़ी सेफ महसूस कर रही हूँ अभी। वहाँ पे माहौल काफ़ी सेफ नहीं था, अनसेफ था बच्चों के लिए, और अभी यहाँ अपने कंट्री में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे तो काफ़ी गंदा माहौल था, लेकिन यहाँ आके सब कुछ अच्छा लग रहा है। अब घर वालों से मिलेंगे तो अच्छा लग रहा है। Thank you to everyone, to the government of India as well as the state government of all the states, and yeah, we feel safe here. Thank you so much. तो स्वदेश लौटे छात्रों के चेहरों पर ये खुशी और सरकार को धन्यवाद। इस बीच यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाए जाने की खबरों पर विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीयों को बंधक बनाए जाने की खबर निराधार है। भारतीय दूतावास लगातार भारतीय लोगों के संपर्क में है। यूक्रेनी अथॉरिटी की मदद से भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। विदेश मंत्रालय अपने नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन के अलावा रूस, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्दोवा के साथ भी समन्वय कर रहा है। खार्किव और पड़ोसी क्षेत्रों से छात्रों को देश के पश्चिमी हिस्से में ले जाने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करने में यूक्रेनी अधिकारियों से समर्थन का अनुरोध किया गया है। और यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सकुशल बाहर निकालने में सहायता के लिए विदेश मंत्रालय की टीमों को हंगरी, पोलैंड, स्लोवाक गणराज्य और रोमानिया में यूक्रेन से सटी सीमाओं पर भेजा गया है। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिक इन टीमों से संपर्क कर सकते हैं। हंगरी में अगर देखें, एमईए की टीम जकारपट्टिया ओब्लास्ट में उज़होरोड के सामने जाहोनी सीमा चौकी पर उपस्थित रहेगी। श्री एस राम जी का मोबाइल नंबर है +36 3051 99944 और व्हाट्सएप नंबर है +91 7395983990। वहीं श्री अंकुर का मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर है +36 30 86 44 597 और श्री मोहित नागपाल का मोबाइल नंबर +36 30 22 86 566 और व्हाट्सएप नंबर +91 8950 493059। साथ में पोलैंड में विदेश मंत्रालय की टीम यूक्रेन सीमा पर क्राकोविक सीमा चौकी पर उपस्थित रहेगी। उनमें पंकज गर्ग का मोबाइल नंबर +486604608114 +486067000105। स्लोवाक गणराज्य में विदेश मंत्रालय की टीम यूक्रेन से सटी
विस्ने नेमिक सीमा चौकी पर उपस्थित रहेगी। वहां पर मनोज कुमार का मोबाइल नंबर +42 1908025212। सुश्री इवान कोन्सिका का मोबाइल नंबर +42 1908458874। वहीं रोमानिया में विदेश मंत्रालय की टीम यूक्रेन से जुड़ी सुसेवा सीमा चौकी पर उपस्थित रहेगी, जिसमें श्री गौशल अंसारी रहेंगे। उनका मोबाइल नंबर +40 7313477728। वहीं श्री उद्देश्य प्रियदर्शी का मोबाइल नंबर +40 724 382287। सुश्री आंद्रा हारियोनोव का मोबाइल नंबर +40 7635284454। श्री मारियस सीमा का मोबाइल नंबर +40 7222208223। तो ये जो नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, इन टेलीविज़न स्क्रीन पर आप ये नंबर देख सकते हैं और ज़रूरत के मुताबिक इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। जहां कहीं भी आप युद्धग्रस्त क्षेत्र में हैं तो वहां के संबंधित लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आप टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार ये नंबर देख रहे हैं। और अब हमारे संवाददाता गिरीश निशाना IGI एयरपोर्ट से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरीश, हमने आपकी कई खास बातचीत देखी, विद्यार्थियों से भी बातचीत देखी। सबसे पहले तो यही जानकारी दीजिए कि अभी और आज के लिए कितने और फ्लाइट्स के आने की खबरें मिल रही हैं? देखिए लालचंद, मैं आपको बताऊं कि करीबन अब तक 5 से 7 फ्लाइट पहुंच चुकी हैं दिल्ली के अंदर, और कुछ जो फ्लाइट्स हैं वो हिंडन एयरबेस पर आई हैं। ग्लोबस्टर लेकर आया है जिनको। अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की जाए तो यहाँ सुबह की बात करूं तो सुबह करीब 1:30 और 4 बजे के आसपास यहाँ पर 2 फ्लाइट आई थी, जिनका जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हैं उन्होंने स्वागत किया था। इसके अलावा अन्य फ्लाइट की बात की जाए तो सुबह 7:20 पर एक फ्लाइट आनी थी बुडापेस्ट से, इंडिगो फ्लाइट थी, लेकिन वो देरी हुई और 8:20 पर वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में पहुंची, जिसमें 220 हमारे विद्यार्थी थे। इसके बाद अगर बात की जाए तो 10:10 पर भी बुडापेस्ट से इंडिगो की फ्लाइट एक और आती है, उसमें भी 220 विद्यार्थी हमारे दिल्ली पहुंचते हैं। और